बेसिक मैं डिस्कस करना चाहता था थोड़ा सा आज कि कॉन्सेप्ट्स कैसे बनते हैं दिमाग में। कुछ आइडिया है कॉन्सेप्ट्स कैसे बनते हैं? हम लोग बोलते हैं ना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। क्या होता है कॉन्सेप्ट? कुछ बताओ। कोई कोई कॉन्सेप्ट का एग्जांपल दो मुझे। आसान सी चीज, एकदम आसान। क्लास फर्स्ट में क्या पढ़ाया आपने? हम्म। हाँ। एबीसी आपको पता है कैसा दिखता है? मेरा छोटा भाई जो है सुनता बोलता नहीं है। वो कान से डेफ एंड म्यूट है। वो बोलता है इसको ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मतलब हमारे दिमाग में माइंड जो होता है दैट इज लाइक सैंड। सैंड को या तो ऐसा समझ लीजिए पानी की तरह है, और उस पानी में या सैंड में एक शेप बनता है, और उस शेप सॉलिडिफाई हो जाता है। वो शेप जो है सॉलिडिफाई हो जाता है। जैसे पानी को हम डाल दें ग्लास में और फ्रिज में रख दें तो क्या होगा? वो जम जम जाएगा फ्रीजर में। तो वो जमा हुआ जो पानी है इट इज अ फिक्स्ड शेप। ऐसे ही कॉन्सेप्ट मतलब एक वेग सी, उसको बोलते हैं इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट। मैथ्स इसलिए दिक्कत है क्योंकि मैथ्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट साइंस। बायोलॉजी इज अ फिजिकल साइंस। उसमें आपको अगर हम बोलते हैं लीफ, तो आपको पता है सर लीफ होता है। और मैं बोल देता हूँ ए प्लस बी। मेरा भाई था, चाचा का लड़का था, बोलता ए को बी से कैसे जोड़ोगे यार? ए तो कुछ और है। या चार अमरूद और तीन सेब, बोलता इनको काहे जोड़ रहे हो तुम? अमरूद खाओ और सेब खाओ, जोड़ने की क्या जरूरत है? बट अमरूद सेब को भी फिर भी आप जोड़ सकते हैं। लेकिन ए क्या है, बी क्या है? इट्स अ वेग एब्स्ट्रैक्ट थिंग। एब्स्ट्रैक्ट समझते हैं क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नहीं पता? बड़ा सुंदर वर्ड है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक्चुअली हमारे यहाँ एब्स्ट्रैक्ट होता है ऐसी कोई चीज, दिल की चीज उसको आप महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। जैसे प्रेम, मेरे मन में आपके लिए बहुत प्यार है, रात को खून करूंगा तुम्हारा। ये एब्स्ट्रैक्ट है, तो आप कोई दिखा नहीं सकते किसी को। तो साइंस में फिजिक्स कम एब्स्ट्रैक्ट है, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है। कार्बन को भी याद करना है, कार्बन पता नहीं कैसा होता है। कोयला बोलो तो समझ में आता है। फास्फोरस मतलब ठीक है देख लिया, लेकिन सारे केमिकल भी एक जैसे दिखते हैं यार। 10 पाउडर रख दिया आपने एक को बोल दिया फास्फोरस, एक को बोल दिया चीनी, एक को बोल दिया कार्बन। कार्बन सफेद भी काला भी तो ये सब चीजें क्यों दिक्कत करती हैं? बिकॉज ये सब एब्स्ट्रैक्ट है, और एब्स्ट्रैक्ट को याद रहने के लिए उनको कॉन्सेप्ट के फॉर्म में दिमाग में सॉलिडिफाई होना है। जैसे आज आपके साथ बैठ करके मुझे दो एक 2 मिनट के लेक्चर में खाली एक चीज क्लियर कर लिया मैंने। भाई अब केमिस्ट्री का कोई टीचर बोलेगा मोल क्या है भैया? मोल माने 6.02 इंटू 10⁻23। यही मोल है। मोल इज अ बिग बिग नंबर। आगे ठीक है, आगे देखेंगे। लेकिन पहला एक सॉलिडिफाइड मोल का कॉन्सेप्ट ये है कि मोल इज अ नंबर। जैसे पाई, पाई क्या है? पाई इज अ नंबर बेसिकली। ऐसे ही मोल इज अ नंबर। अभी तक मुझे लगता था मोल मतलब एक कार्बन एटम में 10 मोल या 1 मोल क्या है। ये क्यों क्लियर नहीं हो रहा है? बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मोल माने एक नंबर। अभी बोला उसने कि विकीपीडिया में खूब लंबा सा उसका एग्जाम्पल दे रखा है, बट अब हमको क्या पता चल गया है? मोल मतलब नंबर। अब मोल मतलब नंबर, और वो भी 6.02 इंटू 10⁻23। ये चीज हमारा एक दिमाग कॉन्सेप्ट बन गया दिमाग में। ये सॉलिडिफाई हो गया ब्रेन में। अब इसको बार बार जितनी बार भी मोल देखेंगे तो सबसे पहले अच्छा आओ ठाकुर खानदान के मोल। मोल मतलब नंबर। कितना नंबर? बड़ा नंबर है वो, क्या साइज है उसका? हाँ, जैसे हमने आपको देखा, आपका नाम क्या है? नयन। ये है नयन। 6.02 इंटू 10⁻23। ये जैसे आप मोल की शक्ल देखें आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? 6.02 10⁻23। ऐसे कॉन्सेप्ट बनते हैं। छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं हम लोग? ए। ए कैसे बनता है? ए, एक डंडा इधर, एक डंडा इधर। सोचो हवा में से बेचारे को रटा रहे हो तुम।
डंडा एक यहाँ खींच दिया, एक डंडा यहाँ खींच दिया, बीच में एक और डंडा खींच दिया, उसको ए बोल दिया। तो एक झूठ मूठ की आवाज निकाली आपने, ए। उसमें भी चाइनीज आदमी है तो ची चौ पी बोलता रहता है, लेकिन उसको ए कभी बोला ही नहीं उसने। अब इसलिए बहुत बार दिक्कत होती है। वो बोलता है ना, एक बंगाली था, वो बोलता है, तुम हमारा घर में कल इनवाइटेड है, तुम भोजन है, तुम लोग पूरा परिवार को लेकर आना। वो अगले दिन आ गया उसका दोस्त पूरे फैमिली को लेकर। भूखा भूख लगी थी रात को, बोलता है, भाई साहब वो भोजन कहाँ है? बोलता है, बैठो बैठो। और फिर 1 घंटे हो गया, 2 घंटे हो गया, बोलता भोजन कहाँ है, भोजन कहाँ है? बोलता चल तो रहा है भोजन, यही है भोजन। भजन चल रहा था वहां पे। वो लोग भ को भो बोलते हैं। हाँ। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट मतलब होता है एक वेग से आइडिया को आपको सॉलिडिफाई करना है। तो उसमें हम करें क्या? करें ये कि कोई सिंपल सी चीज पहले पकड़ लें, जो सबसे आसान चीज। जैसे आप आज आपने क्लास अटेंड की, उस क्लास में से एक सेंटेंस अगर मैं आपसे पूछूं, तो क्या चीज आपको फीलिंग याद है आज की क्लास में से? ढेर सारी बातें नहीं, खाली एक चीज जिसकी वजह से आपको लगा कि सर के पास चलना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। कुछ भी एक चीज। सर ने डांटा नहीं कम से कम, है ना, बेइज्जत नहीं किया। हम फेलियर लड़के हैं, लड़कियां हैं, फिर भी सर ने फेल। आज की क्लास में समझ में आ गया कि सर ने एक जाते हुए बच्चे को पप्पी भी की थी, तो सर गुस्से वाले नहीं है। तो कम से कम हम उनके पास पढ़ेंगे तो डांटेंगे नहीं सर, ये क्लियर हुआ। तो आशीष शुक्ला मतलब कम गुस्से वाला या प्यार से पढ़ाने वाला, ये क्लियर हुई। तो अब मेरी शक्ल जैसे ही, मेरा मोल क्या है? 10⁻23, कम गुस्से वाला। तो जब आप मेरी शक्ल देखेंगी और आपके दिमाग में कम गुस्से वाला आएगा, दिस इज बेसिक क्रिएशन ऑफ कॉन्सेप्ट। अब बाकी आगे हम बात करेंगे। और दीदी ने ढेर सारी बातें की थी आज। क्या क्या की थी? रिग्रेट के बारे में बात की थी। रिग्रेट के बारे में क्या बताया था, कुछ याद है? एग्जाम्पल वगैरह कुछ याद? हाँ, पोस्ट, वेरी गुड। नियर मिस बताया था, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, मैं उसको थोड़ा सा रिपीट करता हूँ। ये बड़ी अच्छी उन्होंने स्टोरी बताई थी, लेकिन अभी उनको भी ये रिग्रेट की जो स्टोरी है बहुत उसकी उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए उनको भी याद नहीं होता बहुत बार। एक बड़ी चमत्कारी चीज मुझे मिली, चमत्कारी नहीं मतलब नई चीज मुझे मिली। रिग्रेट के ऊपर मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हम सब यहाँ बैठे हैं तो रिग्रेट ही करते रहते हैं। आप आए हैं, बैठे हैं सर वहां पर, पराठा खा रहे हैं, तो आपको लगता है अरे यार पढ़ाई नहीं हो रही है, टाइम खर्च हो रहा है, ऐसा लग रहा है एटीएम में आपके रोमिंग रोमिंग के चार्जेस कट रहे हैं, ऐसा लगता है ना। टीचर टीचर के यहाँ बैठो और पढ़ाई नहीं हो, अरे भाई नहीं हो रही पढ़ाई तो खोल के अपना किताब पढ़ो, लेकिन रोमिंग के चार्जेस कटते रहते हैं उस समय। एक चीज मैंने पढ़ी रिसेंटली एक बुक में, उसका नाम था नियर मिस। क्या नाम था? नियर मिस। उसमें दो एग्जाम्पल, दो लोगों के नाम दिए हैं, एक मिस्टर टीस और एक मिस्टर जॉन। दोनों को एयरपोर्ट से हवाई जहाज पकड़नी है, और दोनों की हवाई जहाज सुबह, हाँ, सुबह 6 बजे निकलेगी। और दोनों अपने घर से 5 बजे निकले और पहुंचे एयरपोर्ट। बीच में ट्रैफिक जैम, फंस गए और दोनों लेट हो गए। और दोनों कब कितने बजे पहुंचे वहां पर? 6 बजे पहुंचने के बजाय 6:30 बजे पहुंचे। तो 6:20, ठीक है, 6:30, कोई दिक्कत नहीं, 6:20 बोल दो, 6:30 बोल दो, 6:30 आसान है। 6:20 मतलब 10 मिनट और आगे बढ़ाओ तब जाके 6:30 हो, इसलिए मैंने आसान कर दिया। और मिस्टर जॉन को जाना था अमेरिका, तो उनकी फ्लाइट तो चली गई, उनकी तो अमेरिका का वीजा कैंसिल हो गया भाई साहब का। लेकिन मिस्टर टीस को तो बगल में दुबई जाना था, लेकिन उनकी फ्लाइट जो थी वो लेट हो गई थी। और कितने बजे छुट्टी थी? 6:25 पे। और वो कितने बजे पहुंचे थे? 6:30। अब मेरा सवाल ये है, दोनों में से ज्यादा रिग्रेट किसको होगा? जो अमेरिका गया था उसको जाने वाला था वो, कि जो दुबई? क्यों? दोनों को होगा। ज्यादा किसको होगा? जिसका नजदीकी था। क्यों? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इसी को बोलते हैं नियर मिसेस। हाँ, उसको लग रहा था यार। और पता है क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे माइंड में अचानक से जब कोई चीज नजदीक रहती है, तो उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ने लगता है। जैसे अगर, यार 35 नंबर पासिंग है ना आपके यहाँ? कितना पासिंग है? 33। यार 31 मिल गया था, एक नंबर और मिल जाता तो हम ज्यादा दुखी हो जाएंगे। लेकिन जिस बेशरम को 2 नंबर मिला है 100 में से, उसको कोई दिक्कत नहीं है यार, पास तो होने वाले नहीं थे।
जैसे ही आप किसी चीज के नजदीक पहुंचते हैं, आपका दिमाग ढेर सारे ऑप्शंस निकालना शुरू कर देता है। उसमें मिस्टर टी खुद सोचेंगे, यार अगर मैंने टैक्सी थोड़ा जल्दी पकड़ ली होती, मैंने मेन रोड की जगह साइड रोड पकड़ ली होती, अगर मैंने सुबह चाय पी रहा था फालतू में चाय छोड़ दी, सो मेनी ऑप्शंस कम टू योर हेड। वहीं पर आधे घंटे लेट हो गया तो भैया कुछ होने वाला नहीं था, काहे को परेशान। यू डोंट गेट ऑप्शंस इन द ब्रेन। इसको बोलते हैं नियर मिस। ये मैंने सुन लिया, मुझे अच्छा लगा। इसके बाद उसने एक और एग्जाम्पल दिया। उसने कहा, जो आज मैम ने बताया, कि ओलंपिक्स में या किसी भी गेम में 3 मेडल मिलते हैं, गोल्ड, ब्रॉन्ज एंड सिल्वर। आपको आंसर पता है तो आप चुप रहेंगे। सबसे ज्यादा खुश कौन रहेगा? गोल्ड मिला। और सबसे ज्यादा दुखी कौन होगा? ब्रॉन्ज। जिसको सिल्वर मिला। सिल्वर मिला। ब्रॉन्ज। सबसे नीचे कौन सा होता है? यस। ये मुझे नहीं पता था। मुझे लगा कि सबसे खुश होगा गोल्ड वाला और सबसे दुखी होगा ब्रॉन्ज वाला। लेकिन नियर मिस की थियरी बोलती है कि सबसे खुश तो गोल्ड होता है, उसको हटा दो, सबसे दुखी होता है सिल्वर। सर एक तरह से देखें तो लास्ट टाइम उसको थोड़ी सी खुशी होगी क्योंकि वो मतलब आ गया, कुछ फोर्स नहीं किया। हाँ, उसका नियर मिस जो ब्रॉन्ज वाले का नियर मिस था, वो तो नथिंग था। वो उसको तो तो तभी भी थोड़ी सी खुशी कुछ होगी तो कि मिला। उसको कुछ मिला। यस। इसलिए आमतौर पे लोग जो पास हो जाते हैं फेलियर, वो ज्यादा खुश होते हैं बजाय 80% वाले, 70% वाले, या जो ठीक ठाक पास होने वाले। बिकॉज उन्होंने क्या मिस किया? उन्होंने 90% मिस कर दिया। ये तो पास हो गया। एक क्यों मैं बता रहा हूँ ये सब चीज? बिकॉज पढ़ाई करने के लिए या लाइफ में जीने के लिए यू नीड समथिंग। व्हाट डू यू नीड? जो भी मोमेंट्स आपने जिए हैं, यू नीड टू फील हैप्पी अबाउट दोज मोमेंट्स। अगर आप उन मोमेंट्स में खुश नहीं है, जैसे आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं, और मेरी बड़ा सपना है कि मेरा कोचिंग सेंटर हो, उसमें करीब 3,500 बच्चे पढ़ा करें। ऐसा मान लो मेरा सपना है। और मेरा अपना सपना है कि है भी ऐसा सपना कि उसमें एक बड़ा सा हॉल हो, उसमें ढेर सारे लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स हो, और बच्चे अपने आप थोड़ी देर गेम खेलें, थोड़ी देर पढ़ाई करें, फिर थोड़ी देर कॉफी शॉप हो, वहां पर कॉफी और बर्गर खा के आ जाएं और अपना पढ़ते रहें। सुबह से लेकर शाम तक, लेट नाइट तक घर पे खाली जाएं सोने के लिए। माँ बाप की शक्ल देखना ही ना पड़े उनको, खाली रिजल्ट दिखाएं, लो मम्मी देखो 90% है, अब चुपचाप रहो, मिल लेना मुझसे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन वो तो मेरा बहुत बड़ा सपना है। अभी अगर मैं 5 बच्चों को पढ़ाते समय मुझे खुशी नहीं मिल रही है, तो फिर मैं वो सपना तक नहीं पहुंच सकता। आप लोग आए, हाँ हाँ ठीक है यार, ऐसे ही है, 3,000 बच्चे होते तो मजा आता, इनको क्या पढ़ाऊं। बट यही तो 3,000 बच्चे हैं। सो वट एवर मोमेंट्स यू आर स्पेंडिंग, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपकी जगह मैं हूं, और तो आज क्या लेके जाऊंगा यहाँ से? आज खाली मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि जो भी आप 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए पढ़ाई कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड एंजॉय इट। सर कैसे एंजॉय कैसे करेंगे सर, तो बोरिंग पढ़ाई होती है। एंजॉय इस तरह से कर सकते हैं कि नंबर वन, कि आपने एक मेहनत किया, 10 मिनट तक आपने एक्सरसाइज किया, ठीक है। उस एक्सरसाइज में आपके ब्रेन में कुछ कुछ चीजें तो हुई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, एक बड़ी बोरिंग सी चीज मैंने आज पढ़ी। इस चैप्टर का नाम है ट्रबल विथ जीनियस। जीनियस बच्चों के साथ ट्रबल। इन द फिफ्थ एपिसोड ऑफ द 2008 season, the American television show I versus 100 had as its special guest a man named Christopher Langan. सुन रहे हैं? 2008 में एक सीजन, जैसे हमारे यहाँ नहीं आता केबीसी कौन बनेगा करोड़पति, यूएस में एक प्रोग्राम आता है, उसका नाम है आई वर्सेस 100। और उसमें एक स्पेशल गेस्ट आया था, उसका नाम था क्रिस्टोफर लैनगन। ये नाम अच्छे से याद रखिएगा, क्रिस्टोफर लैनगन। बोल लें एक बार चाहिए तो, लैनगन। मैंने इसका वीडियो तक खोज करके निकाला है। The television show I versus 100 is one of the many that sprang up in the wake of phenomenal success of Who Wants to be Millionaire. Who Wants to be Millionaire वो प्रोग्राम है जिससे केबीसी कॉपी हुआ है। Who Wants to be Millionaire मतलब, हाँ, वो इट फीचर्स। इस प्रोग्राम में आई वर्सेस 100 में क्या आता है, इसमें एक आदमी खड़ा रहेगा और उसका कंपटीशन होगा 100 लोगों से। बोलता है इट फीचर्स
a permanent gallery of 100 ordinary people who serve as what is called as the mob. mob मतलब mob, भीड़. तो भीड़ के साथ हमारा कंपटीशन. सो ईच वीक दे मैच विट्स, मतलब विट्स मतलब अकल, विथ अ स्पेशल इनवाइटेड गेस्ट. कोई स्पेशल गेस्ट आता है, उसके साथ मॉब अपना दिमाग लड़ाएगी. The guest has to be smart enough to answer more questions correctly than his or her 100 adversaries. गेस्ट को स्मार्ट होना पड़ेगा कि 100 लोगों से ज्यादा स्मार्ट हो. And by the standard, few have ever seemed as superbly qualified as Christopher Langan. और अगर स्टैंडर्ड देखा जाए तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो क्रिस्टोफर लैंगन से ज्यादा स्मार्ट हैं. और हम लोगों ने क्रिस्टोफर लैंगन का नाम ही नहीं सुना आज तक. मेरे लिए अपनी बड़ी ताज्जुब की बात थी. क्यों पता है? Tonight the mob takes on the fiercest competition yet. आज तक जितना भी मॉब को सबसे मुश्किल कंपटीशन हो सकता था, उन सबसे ज्यादा मुश्किल आदमी ये है. The voice began. Meet Chris Langan, who many call the smartest man in America. इसका नाम है smartest man in America. The camera did slow a pan of a stocky, muscular man in his 50s. एक मोटा ताजा muscular man 50s में था. अच्छा रुकिए. The average person has an IQ of, आप लोगों की IQ पता है कितनी होगी? 100. एवरेज आदमी की IQ होती है 100. The voice over continued. Einstein had 150. एल्बर्ट आइंस्टीन का IQ कितना था? 150. Chris has an IQ of 195. और हम उसको जानते ही नहीं. और वो आदमी है, ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहा, ये सच्ची कहानी है, अभी जिंदा है. He is currently wrapping his brain around a theory of universe. इस समय अपना दिमाग घुमा रहा है किस चीज पे? theory of universe पे, कि दुनिया कैसे बनी. But will his king size cranium, उसका किंग के साइज का जो cranium इस खोपड़ी को बोलते हैं, खूब बड़ा सा खोपड़ा, be enough to take down the mob of $1 million? उस मॉब से क्या जीत पाएगा ये आदमी? आपको क्या लगता है, जीत लेगा? फाइंड आउट राइट नाउ ऑन 1 वर्सेस 100. आइए मिलते हैं 1 वर्सेस 100 से. अब मैंने इसको पढ़ा और मैंने बहुत धीमे धीमे पढ़ा और मुझे कुछ कुछ चीजें तो याद हो गई. क्रिस्टोफर लैंगन उसका नाम है, बहुत ही जीनियस है. उसकी IQ कितनी है? 195. और मैंने किसी होमवर्क के लिए नहीं पढ़ा, मुझे मजा आया. ठीक है, और शायद एक दिन बाद ही भूल जाए मुझे, तो फिर से पढ़ लूंगा. लेकिन मुझे मजा आया यार. एक बड़ी क्यूरियोसिटी वाली चीज है, क्रिस्टोफर लैंगन टाइप का आदमी, इतना जीनियस है, उसको हम जानते ही नहीं आज तक. जानना चाहिए ना हम लोगों को. लेकिन इसके पीछे रीजन है, बता रहा है. ये उनकी प्रॉब्लम है जीनियस लोगों के साथ, अभी आगे आएगा. आउट स्ट्रोड लैंगन इनटू द स्टेज एमिड वाइट. वो आया, स्टेज पर आया और तालियां बजी. क्या हो गया? लेट हो रहा है बस? अच्छा 7:30 बज गए ना, निकलना है. ठीक ठीक. नहीं, अब हम यहाँ पर रोक लेते हैं, आगे आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है. आउट स्ट्रोड लैंगन ऑन टू द स्टेज विथ वाइल्ड प्लॉज. ढेर सारी तालियां बजी. You don't think you need to have high intellect to do well in 1 versus 100, do you? The show host Bob Seagate asked him. क्या आपको इतनी हाई IQ चाहिए जीतने के लिए? Seagate looked at Langan oddly as if he were some kind of laboratory specimen. उसको ऐसे दिख रहा है जैसे कोई कुत्ता बिल्ली हो. Actually, I think it could be a hindrance. मतलब हो सकता है जीतने में मेरी IQ hindrance हो. Langan replied, he had a deep, certain voice. उसकी वॉइस बहुत ही डीप और सर्टेन थी, डाउट नहीं था उसमें. You avoid trivia, but बोलता है to have a high IQ, you tend to specialized, think deep thoughts. You avoid trivia. ट्रिविया मतलब छोटी मोटी चीजें, आलतू फालतू जो नॉलेज है उन सबको आदमी नहीं सोचता अगर हाई IQ होता है. वो गहरी चीजें सोचता है बहुत देर तक. But now that I see these people, he glanced at the mob, the amusement in his eyes betraying just how ridiculous he found the proceedings. I think I'll do okay. इन लोगों को देखकर मुझे लगता है मैं जीत जाऊंगा. ऐसा नहीं. Over the past decade, Chris Langan has achieved a strange kind of fame. बहुत बड़ा फेम है. He has become the public face of genius of American life. He has become a celebrity outlier. सब लोग उसको आउटलायर की तरह देखते हैं, मतलब जैसे कोई बहुत ही अजीब टाइप का और सक्सेसफुल आदमी हो.
He gets invited on news shows and profiled magazines, and he has been the subject of documentary by the filmmaker Errol Morris, all because of a brain that appears to defy description. उसका brain description से ज़्यादा अच्छा है. The television news shows 20 by 20 once hired a neuropsychologist to give Langan IQ test, and Langan's score was literally off the chart, too high to be accurately measured. उसके जितने भी चार्ट वार्ट थे उन सबसे मेजरमेंट नहीं कर सकते थे. Another time, Langan took an IQ test specially designed for people too smart for ordinary IQ test. He got all the questions correct except one. Super IQ test was created by अच्छा उसमें थोड़ा सा बताया है. तो उसमें एक टेस्ट जो उसने आंसर नहीं दिया था वो क्या था? Teeth is to hen as nest is to dash. फिर ये बोल रहा है, मैल्कम ग्लैडवेल बोल रहा है, इफ यू वांट टू नो द आंसर आई एम अफ्रेड आई हैव नो आइडिया. मुझे भी नहीं पता. ये बड़ा बेतुका सा सवाल है. हेन के लिए टीथ वो चीज है, नेस्ट के लिए जिसके लिए क्या पता नहीं. बोलता है ही वॉज स्पीकिंग एट 6 months of age. 6 महीने की उम्र में उसने बोलना शुरू कर दिया था. When he was 3, he would listen to the radio on Sundays as the announcer read the comics aloud, and he would follow along with his own until he had taught himself to read. खुद ही अपने आप को पढ़ाना सिखा दिया था उसने. At 5, he began questioning his grandfather about existence of God, and remembers being disappointed with his answers that he got. In school, Langan could walk into the test in a foreign language class not having studied at all, and if there were 2 or 3 minutes before the instructor arrived, he could skim through the textbook and ace the test. 2-3 मिनट पहले भी अपनी किताब देख करके टेस्ट में एस कर जाता था, फर्स्ट आ जाता था. In early age of teenager years, while working as a farm hand, he started to read widely in the area of theoretical physics. At the age of 16, he made his way through Bertrand Russell, बहुत famous writer हैं, Alfred North Whitehead's famously as abstruse masterpiece Principia Mathematica. Mathematics की एक बहुत famous book है. He got a perfect score in SAT, जैसे हमारे यहाँ CAT है. Enough though he fell asleep at one point during the test. नींद भी आ गई थी टेस्ट में, इतना बोर हो गया था वो. He did math for an hour, his brother Mark says, of Langer's summer routine in high school. Then he did French for an hour, then he studied Russian, then he would read philosophy. He did that rigorously every day. Another of his brothers. ये चीज रेगुलरली पढ़ता था वो. Another of his brother, Jeff, says, when Christopher was 14 or 15, he would draw things just as joke and it would be like photograph. उसकी ड्राइंग भी इतनी अच्छी थी. Christopher was 14 or 15, he would draw things just as a joke and it will be like photograph. When he was 15, he could match Jimi Hendrix lick for lick on a guitar. कोई होगा बहुत फेमस गिटारिस्ट, एकदम सेम टू सेम बजाता था. Boom, boom, boom. Half the time, Christopher didn't attend school at all. He would just show up for the tests, and there was nothing he could not do about it. ऐसा कोई आंसर नहीं था जो उसको नहीं आता था. To us, it was hilarious. हमारे लिए तो मजाक था ये. He could brief a semester's worth of textbook in 2 days and take care of whatever he had to take care of, and then get back to whatever he was doing in the first place. पढ़ना है, ठीक है, लाओ 6 किताब 2 दिन में खत्म, उसके बाद अपना नॉर्मल काम चालू कर दिया. In the set of One Eye versus 100, Langan was posed and confident. His voice was deep. His eyes were small and fiercely bright. He did not circle about topics, searching for right phrase or double back to restate a previous sentence. मेरे हिसाब से ये सब नहीं किया उसने. दोबारा दोबारा नहीं बोलता था, आराम से एक आंसर बोल दिया, खत्म. For that matter, he did not say or use any form of. तो उसने ये सब नहीं बोला. His sentence came marching out one after another, polished and crisp like soldiers on the parade ground. उसकी जुबान एकदम साफ, crisp, solid, जैसे soldiers ground पे marching करते हैं. Every question Seagate threw at him,
he tossed aside as if it was triviality. हर क्वेश्चन को ऐसे डील किया जैसे कि ये तो छोटी मोटी चीज क्वेश्चन पूछ रहा था. When his winning reached $250,000, he appeared to make a mental calculation that the risks of losing everything. तो उसका फिर दिमाग ने एक मेंटल कैलकुलेशन किया that the risk of losing everything were at the point greater than the potential benefit of staying in. उसने सोचा कि अब मुझे आगे खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए. Abruptly he stopped. I'll take the cash, he said. He shook Seagett's hand firmly and finished. Exiting on the top. We like to think genius variably do. यहीं पर जीते हुए इसके आगे नहीं खेलना है, खत्म, चला गया. पता नहीं उसको लगा होगा रिस्क बढ़ गया है, मुझे और नहीं खेलना. चैप्टर 2. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है और इसको मैं खत्म करके तभी आपको छोड़ूंगा आज. जस्ट फ्यू आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. आप ये मत समझिए कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना सुनना सिखा रहा हूं. ये बहुत मुश्किल इंग्लिश है, ठीक है. Just after the First World War, Lewis Terman, a young professor of psychology at Stanford University, met a remarkable boy named Henry Cowell. ठीक है, हेनरी कॉवेल से एक सज्जन मिले, उनका नाम था लेविस टर्मन. कॉवेल हैड बीन रेज्ड इन पॉवर्टी एंड केओस. पॉवेल को कहाँ बड़ा किया गया था? पॉवर्टी में और केओस. केओस मतलब केओस मतलब जहां कंफ्यूजन, गंदगी, कचरा ये सब रहता है, जैसे झोपड़पट्टी, चौराहे टाइप की. हाँ. Because he did not get along with other children, he had been unschooled since the age of 7. बाकी बच्चों से लड़ाई होती तो स्कूल से निकाल दिया गया. He worked as a janitor in one-room schoolhouse not far from Stanford campus, and throughout the day, Cowell would sneak away from his job and play school piano. तो janitor मतलब जानते हैं? Janitor अंग्रेजी में janitor मतलब स्वीपर को बोलते हैं. हाँ, तो janitor की तरह काम करता था. उसमें फिल्म में आया था ना. And the music, और वो आकर के चुपके चुपके पियानो और म्यूजिक बजाता था. And the music he made was beautiful, और बहुत अच्छा बजाता था. टर्मन्स स्पेशलिटी was intelligence testing. तो जो टर्मन था उसका स्पेशलिटी क्या थी? इंटेलिजेंस को टेस्ट करना. The standard IQ test that millions of people around the world would take during the following 50 years, the Stanford Binet was his creation. उसी ने बनाया था जो टेस्ट होता है हम लोग के यहाँ IQ टेस्टिंग में. So he decided to test Cowell's IQ. उसने सोचा Cowell की IQ चेक करते हैं इस बच्चे को जो पढ़ता वढ़ता नहीं है. The boy must be intelligent. He reasoned, and sure enough, he was. उसको लगा इतना अच्छा म्यूजिक बजाया तो तेज तो होगा ही, और बच्चा तेज भी था. He had an IQ of 140. 150 आइंस्टीन की IQ है. आम आदमी की कितनी होती है? 100. Terman was fascinated. How many other diamonds in the rough were there? He wondered. कितने ढेर सारे होंगे, हो सकता है ढेर सारे. देखिए जब तक टैलेंट शो नहीं हुआ था टीवियों में, ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों के उनका IQ ज्यादा होगा 100 से. चेक करना पड़ेगा किसकी IQ कितनी है. IQ टेस्टिंग होती है बाकायदा 1,500-2,000 रुपए में. लखनऊ में नहीं, क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको और टाइम दिया जाता है, इतने टाइम में इतने क्वेश्चन के आंसर खोजने आपको. जैसे अभी देखिए इसमें ये है, इसमें दिया है ना 3 डॉट 2 डॉट 1 डॉट रीजनिंग, ऐसे ऐसे ढेर सारे सवाल है. तो उसको लगा पता नहीं कितने और भी जीनियसेस हो दुनिया में. He began to look for others. He found a girl who knew alphabets at 19 months and another who was reading Dickens and Shakespeare by the time she was 4. Dickens और शेक्सपियर जानते हैं? विलियम शेक्सपियर की किताब मुझे अभी भी पढ़ने में दिक्कत होती है, और वो 4 साल की उम्र में पढ़ रही थी. He found a young man who had been kicked out of law school because his professor did not believe that it was possible for a human being to precisely reproduce long passages of legal opinions from memory. लॉ स्कूल से उसको धक्का मार के निकाल दिया क्योंकि सब कुछ मेमोरी से बोला उसने. उसको लगता चीटिंग किया इसने. 1921 Terman decided to make a study of the gifted, his life work, armed with large grant from Commonwealth Foundation. खूब पैसा मिला उसको और उसने सोचा कि अब मैं सारी दुनिया के गिफ्टेड बच्चों को स्टडी करूंगा.
He put together a team of field worker and sent them out into California's elementary school. स्कूल में भेज दिया ढेर सारे लोगों को, जाओ स्टडी करो, बच्चों का टेस्ट, IQ टेस्ट करो. Teachers were asked nominate the brightest student in the classes. सब तेज तेज बच्चों को इकट्ठा करके नाम देना था इन लोगों को. Those children were given an intelligence test. The students who scored top 10% were then given second IQ test. जिनको सबसे अच्छे नंबर आए उनको एक और टेस्ट दिया गया. And from that set of results, Terman selected the best of the brightest. By the time Terman was finished, he had sorted through a record of 2,50,000 elementary and high school students and identified 1,470 children with IQ of 140. आइंस्टीन के IQ के ऑलमोस्ट 1,400 बच्चे मिले. Who and ranged, और उसमें कुछ बच्चे तो 200 तक की IQ के बच्चे थे. That group of young geniuses came to be known as termites. उनका नाम दिया गया टर्माइट. टर्माइट जानते क्या होता है? दीमक. उन तेज बच्चों का नाम क्या रखा गया? टर्माइट्स. नहीं, टर्मन था ना, टर्मन ने टेस्ट किया था, उसका नाम टर्माइट रख दिया. And they were the subject of what would become one of the most famous psychological studies in the history. बहुत बड़ी famous study हुई थी. For the rest of his life, Terman watched over his charges like a hen, mother hen. वो इनको अंडे की तरह देख रही थी. हाँ, इस बच्चे ने क्या किया, फिर कॉलेज में क्या किया, फिर स्कूल में क्या किया, फिर एग्जाम में क्या किया, फिर उसकी शादी कैसे हुई, क्या क्या चीजें चेक की. Their educational attainments were noted, marriage followed, illnesses tabulated, psychological health charted, every promotion, job change dutifully recorded. हर चीज रिकॉर्ड करते थे लोग. Terman wrote his recruit letter of recommendation for jobs and graduate school's application. He doled out constant stream of advice and counsel all the time, recording his finding in thick red volume called Genetic Studies of Genius. हर चीज छोटी छोटी वो रिकॉर्ड करके, किसी को अगर बच्चा जीनियस है तो उनको लिख देता था कि भैया ये अच्छा बच्चा है, अपने यहाँ रख लो, इस तरह से अपने कॉलेज में पढ़ाओ, इसको अपने यहाँ जॉब पे रखो. There is nothing about an individual as important as his IQ except possibly his morals. IQ से ज्यादा खाली एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, और वह है उसका मॉरल्स. कितना तमीज वाला है कि नहीं, उसके अंदर में नैतिक गुण है कि नहीं. आप Terman once said, and it was to those with very high IQ, he believed that we must look for production of leaders who advance science, arts, government, education and social welfare generally. और उसने कहा देखो, इन्हीं 200 बच्चों में से, 150 बच्चों में से दुनिया जो अमेरिका के बड़े बड़े नेता और साइंटिस्ट और आर्टिस्ट निकल के आएंगे. Terman issued updates on their progress, chronicling the extraordinary achievements. It was almost impossible, Terman wrote giddily when his charges were in high school, to read newspaper account of any sort of competition activity in the California and boys and girls participate without finding among the winners the name of one or more members of the gifted group. जब भी कहीं पर कोई competition हो रहा है तो जरूर ऐसा ही होता था, इसी में से 140 बच्चों में से उनका नाम होता था. All the signs pointed, he said, to the group with the potential for heroic stature. इन बच्चों के अंदर में वो गुण हैं जो इनको हीरो बनाएंगी. Today, many of the Terman's ideas remain central to the way we think about success. आज भी बहुत से लोग बोलते हैं IQ टेस्ट और ये सब सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट है. जो अमेरिकन SAT जो टेस्ट है, इसी के ऊपर आधारित है. आपको अगर गूगल में या माइक्रोसॉफ्ट में जॉब चाहिए तो आपको SAT क्लियर करना पड़ेगा. जीनियसेस आर अल्टीमेट आउटलायर्स. ऐसा हम सब मानते हैं, ये जीनियसेस अल्टीमेट आउटलायर्स. आउटलायर्स मतलब बहुत ही सक्सेसफुल. श्योरली देयर इज नथिंग दैट कैन बी होल्ड बैक टू देम. उनको पीछे रोकने वाला कौन है? पढ़ते हैं, रट जाता है, आराम से सब कुछ समझ जाते हैं तो. बट इज दैट ट्रू? क्या ये सही है कि जीनियसेस आउटलायर्स बनते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं? सो फार बोलता है हमने जो पढ़ाई वढ़ाई की है पीछे, जितने बच्चों को 140 बच्चों में हार्डली 2 या 3 बच्चे ऐसे होंगे जिनका नाम आप जानते हो. Terman didn't understand what was the real outlier was, and that's a mistake we continue to make this day. आज भी हम लोग ये भूल जाते हैं कि मार्क्स टेस्ट में नंबर कितने ला रहे हैं, इससे आपकी आउटलायरिटी, आपकी सक्सेस डिपेंड नहीं करती, किसी और चीज पर डिपेंड करती है.
इसलिए जब भी आप एग्जाम दें, उसमें नंबर कम आए तो पेरेंट्स भले दुखी हो लें, लेकिन आपको जानना है कि यार नंबर कम आए क्योंकि मैं एग्जाम में मेरी प्रिपरेशन कम थी या मेरी किस्मत खराब थी, और वापस आकर के फिर अपना पढ़ना शुरू कर दूं। मैं स्कूल में किसी तरह से एग्जाम में पास हुआ केमिस्ट्री में, मैं मोल कॉन्सेप्ट भूल गया, लेकिन अब चाहिए तो मेरे पास कंप्यूटर खोल करके मैं पढ़ सकता हूँ। आज जैसे बच्चों को बता रहा था मैं कि पढ़ाई करने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में क्या चाहिए, जो भी आप कर रहे हो उसको आराम से और उसमें से खुशी निकालनी है। आप गए, अपने एग्जाम दिया, 100 में से 55 नंबर आए, और 55 नंबर आते ही आप दुखी हो जाएंगे क्योंकि आपने टारगेट किया था 90। बट यू इट्स योर वर्क हार्ड वर्क का एक रिजल्ट मिला है। ये ऐसे ही है कि आपने खूब मेहनत करके अपनी बच्ची की शादी पक्की की और शादी की, और उसमें खाना बनाया, मेहमानों को खाना खिलाया, और बाद में बोले मैं तो बहुत अच्छा शादी करना चाहता था, शादी नहीं कर पाया अच्छे से। अरे शादी तो हो गई बच्ची की, रिजल्ट भी आ गया। जब मेरी शादी हुई थी, पता है कितना रुपए खर्चा किया हम लोगों ने? कुल मिला के हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने 10,000 रुपये खर्च किया था। हाँ, डिसाइड किया था कि हम बहुत ही सस्ती शादी करना चाहते हैं, और बाद में मैंने एक लड़के की और शादी कराई, वो तो 2,000 रुपये में हो गई थी। अब एक दिन मैं शादी में गया था यहाँ पे, परसों नरसों, कम से कम 15-20 लाख रुपए की शादी हुई थी, इतना सजावट, बैंड बाजा, 90% बैंड बाजा सजावट है। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है तो करिए, नहीं है तो काम तो निकल ही रहा है। एग्जाम तो आपका मेन पर्पज है, एग्जाम फेस करना, ना कि टॉप करना। टॉप करना आपके हाथ में है ही नहीं। टॉप करना तो आपकी किस्मत, टीचर का मूड, आपकी हैंड राइटिंग, दूसरे बच्चे का। मैंने उस दिन पेपर देखा, 4 पेपर आए मेरे पास चेक करने के लिए। तो पहला पेपर देखा तो मैंने उसको 10 में से 6 नंबर दे दिए। दूसरा देखा तो मैं बहुत खुश हो गया, 9 नंबर दे दिए। फिर उसके बाद रख दिया चेक करने के लिए। फिर स्कूल पहुंचा तो किसी बच्चे के ऊपर या किसी टीचर के ऊपर बहुत नाराज था मैं, दिमाग मेरा खराब था। तो आकर के एक बच्चे का देखा पेपर, उसको 4 नंबर दो। उसका गुस्सा बच्चे के पेपर में निकलता है। फिर मैंने उसको रोक लिया, मैंने कहा दोबारा चेक करूंगा अभी। तो आपके नंबर आपके हाथ में नहीं है, तो उसके लिए आप अगर ऐसी चीज के लिए पछताना शुरू कर दोगे, सो यू आर टॉर्चरिंग योर सेल्फ। ठीक है, फादर डांट रहे हैं, टीचर डांट रहे हैं, माँ बाप डांट रहे हैं, बट उस डांट को ना धीमे धीमे, ऐसा मोटी चमड़ी से मगरमच्छ नहीं होते, ऐसी हाँ दुखी हो जाइए और शांत होकर। इसको ये मत समझिए कि आपके ऊपर स्टैंप लग गया कि आप 60% हैं, 80% हैं, 90%। ये भी मत समझिए अगर अच्छे नंबर आ गए कि आप 90% हैं, वो भी स्टैंप आपको पढ़ने नहीं देगा। किसी दिन 80 का 50 आ गया, तब डिप्रेशन में सुसाइड कर लेंगे आप। जो बच्चे सुसाइड करते हैं वो कौन है? यही है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते कि मेरे को 50 आ गया। अरे यार, मैंने एक टाइम था मैंने लिवाइस की जीन्स पहनी थी, अब नहीं पहन रहा हूँ, अब मैं लोकल मार्केट से बनवा करके जीन्स पहन रहा हूँ। क्या दिक्कत है उसमें? मार्क्स आपके कपड़े की तरह है, आज कभी पहने कभी वो पहन रहे हैं। आगे पढ़ेंगे आप कि जीनियस लोगों के साथ एक दिक्कत है, और वो सक्सेसफुल लोगों के साथ नहीं होती। आपको जीनियस बनना है कि सक्सेसफुल? क्या बनना है? दोनों में फर्क क्या होता है? जीनियर जिसको सब आता हो, सक्सेसफुल जिसके पास ज्यादा पैसा हो। जो चीज चाहिए उसको संसाधन सब उसके पास हो। क्लियर? आप अगर जीनियस है लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं तो आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली, बहुत से ऐसे लोग हैं, कविताएं लिख लेते हैं, प्रोज लिख लेंगे। भाई साहब लखीमपुर में उन्होंने पूरे लखीमपुर के ऊपर इतिहास लिख रखा है, अभी तक छापा ही नहीं। जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ इनकी कंडीशन कभी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल, मरने के ढेर सारे। बाद बहुत अच्छी हो गई, तो जब तक जिंदा सही थे तब बात, तक कुछ नहीं था इनके पास। बिल्कुल सही कहा, पेड़ लियोनार्डो के दा। नीचे बैठ के लिखते थे, इन्होंने खुद अपने पोएम्स में लिखा है कि पेड़ के नीचे बैठा लिखा है। ये लोग पता है मैंने देखा है, अभी एक हमारे अंकल हैं, वो भी बहुत जीनियस है, बट उनके पास पैसे ही नहीं है। सर जो कल अंकल आए थे वो कौन थे? कहाँ कल अंकल आए थे? शाम को।